हेलो गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपको मैंने जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था लेबर असिस्टेंट का, तो उसमें जो राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। आपको आंसर बता दिया था। आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आपको देख के पता चलेगा कि राजस्थान जीके किस लेवल की आती है लेबर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि साइंस में जो सवाल आए थे, साइंस के जो 100 क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम। अभी क्या एग्ज़ाम हो का पैटर्न होगा या क्या सिलेबस होगा, तो वो 1-2 वीक के अंदर आ जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सिलेबस आ चुका है। तो जब सिलेबस आ जाएगा तो आप देख लेना, या जैसा भी होगा करेक्शन करना होगा या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी जुड़ेंगे उसके रिगार्डिंग भी देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है या क्या से कंटेंट पढ़ना है या क्या होगा, वो मैं आपको बता दूंगी जब आएगा तब। अभी जो पुराना है अपन को उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। तो जो साइंस के 100 क्वेश्चंस रह गए थे, तो अभी इस वीडियो में अपन वही कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में अपन जो 2016 में पेपर हुआ था वो वाला पेपर करेंगे, ठीक है। तो ये दो पेपर देख लोगे तो आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के पेपर आते हैं, कैसे आते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज रहता है हर बार, बट एक आइडिया तो हो ही जाता है ना। इसीलिए PYQs को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस डेली ज्ञान की तरह ये आज का ज्ञान हो चुका है। अब चलो पढ़ाई शुरू कर दो। तो पहला क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसमें एल और हाँ, एक सेकेंड। अगर किसी को लगता है कि फिजिक्स के टॉपिक बहुत छोटे दे रखे हैं, केमिस्ट्री के तो बहुत छोटे से हैं, पर बायो तो बहुत सारी है, तो बायो के तो बहुत सारे सवाल आने चाहिए, तो देखना इसमें ऐसा नहीं होता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के ओवरऑल करके 32-33 समथिंग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बायो बहुत ज़्यादा पूछी गई है। वही 33 या 34, मान लो 1-2 सवाल ज़्यादा भी पूछ लिए हों, पर इतना भी ज़्यादा नहीं पूछते जितना अपन को सिलेबस देख के लगता है कि बायो तो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको तीनों ही पोर्शन करना है। दो को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। एक सेकंड, मैं यहाँ पे बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक वीडियो डाली थी मैंने आज से 2-1 दिन पहले, जिसके अंदर मैंने ये बताया था आगे आने वाले नेक्स्ट 100 डेज़ में आपको कैसे पढ़ना है। प्लीज़ उस वीडियो को जाके चेक करना, आपको एक आइडिया ऊपर ऊपर का आइडिया लगेगा कि आपको कैसे क्या करना है ना। उसमें मैंने बताया कि अगर किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसकी जगह वो क्या करे, है ना। अभी यहाँ पे बताऊँगी तो क्या मतलब है सेम चीज़, तो आप वहाँ पे देख लेना। यहाँ पे अभी अपन सवाल देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें अल्कोहल का निर्माण होता है। तो रसारोहण, प्रकाश संश्लेषण, वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंदर अल्कोहल का निर्माण होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, अवायवीय श्वसन। एक सेकेंड, अवायवीय श्वसन। तो जो मतलब अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस में अल्कोहल बनता है? तो एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन मतलब जहाँ पे O2 की अनुपस्थिति हो, ठीक है। अवायवीय श्वसन होता है वो। और दूसरा क्वेश्चन है, कनाडा बाल्सम एक माउंटिंग एजेंट को स्थायी स्लाइड्स के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक जाति से प्राप्त होता है। तो ये कौन सी जाति से प्राप्त होता है? मतलब माउंटिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है ना स्लाइड्स के लिए। तो आपको ये बताना है किससे प्राप्त होता है। तो एबीज जाति से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 53, तो भूस्त्री होता है, स्टोलॉन क्या होता है? आपसे ये पूछा गया, स्तंभ होता है, मूल होता है या फिर क्या होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, उपवायवीय रूपांतरित स्तंभ होता है ये। और वाट इज रोजी, रोजी क्या है? तो आपको ये बताना है रोजी क्या है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, एक ट्रांसजेनिक गाय होती है। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, आप जो लीची खाते हो ना उसका खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ऑप्शन डी एरिल। आप जो खाते हो ना वो एरिल होता है, एरिल वाला पोर्शन है। तो मिनिमम नंबर ऑफ, एक काम करती हूँ, ऐसे बोलूँगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, या तो इंग्लिश में ही बोल लूँ या हिंदी में ही बोल लूँ। तो मैं हिंदी में बोल लेती हूँ। गेहूँ में 100 परागकण प्राप्त करने हेतु कितने न्यूनतम अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, 25। पूर्ण सत्यता शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो पूर्ण सत्यता जो शब्द है वो दिया था मॉर्गन ने
साधारणतया मूसला मूल पाई जाती है। मूसला मूल किस में पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री में पाई जाती है। रोडोफाइसी का संचित उत्पाद है फ्लोरिडियन स्टार्च। पोमेला अवस्था पाई जाती है। पोमेला अवस्था क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए पुष्पासन। जैविक विविधताओं पर सम्मेलन हेतु प्रथम अर्थ समिट हुआ था, तो ये हुआ था रियो डी जनेरियो में 1992 को, और ये जो रियो डी जनेरियो जो जगह है वो ब्राज़ील में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 63, चाय का लाल कीट रोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है, हरी शैवाल के द्वारा। ज्वार के फल को कहते हैं, ज्वार के फल को केरियोप्सिस कहा जाता है। शब्द बोयोसिनोसिस किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कार्ल मोबियस ने। जिब्बेरेलिन को पृथक किया गया, जिब्बेरेलिन को पृथक किससे किया गया है ना, आपसे ये पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, कवक से। उपकरण वह उपकरण जिसके द्वारा पेड़ के तने का व्यास मापा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, डेंड्रोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में क्या सही है? आपको ये पूछा है सही कौन सा है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। अगर आपको कुछ वर्ड जैसे हिंदी में समझ में नहीं आया, जैसे यहाँ पे अपरा की बात हो रही है, तो आप उसको इंग्लिश में देख लेना, आपकी ही हेल्प हो जाएगी इससे। एट द टाइम ऑफ कंडक्शन, सॉरी मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को हिंदी में पढ़ना है तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया में होता है, तो है ना, ये कब मतलब पुनः ध्रुवण की जो क्रिया होती है वो तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय कब हो, मतलब किस में होता है, आपसे ये पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है कि K+ आयनों का बही प्रवाह होता है। मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है, आपको ये बताना है गलत कौन सा है। ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, वैसे गलत है कि मध्य मस्तिष्क में 2 दृक पालियाँ उपस्थित होती है, ये रॉन्ग है। इसके अलावा कार्पस कैलोसम 2 परमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, ये सही है। हाइपोथैलेमस में भूख के केंद्र होते हैं, ये भी सही है। मेडुला ऑब्लोगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ये भी सही बात है। विभिन्न तीव्रता की ध्वनि को विभेदीकृत कर्ण के किस भाग द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आधारीय कला। ठीक है। रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है कि वन पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही नहीं पूछा है, सॉरी मैंने देखा नहीं था, तो इसके अंदर ये गलत है। बाकी मायोसिन पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सही बात है। ए पट्टी की लंबाई बनी रहती है, सार्कोमियर छोटा होता है, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 में प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा आरएनए देखने को मिलता है, तो RNA। मेंडल के प्रयोगों में द्विसंकर लक्षण प्रारूप अनुपात था, तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है कि क्या आया था, तो 9:3:3:1। आपने अगर ये इस प्रयोग के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी। और क्वेश्चन नंबर 75, इसके अंदर मिलान करना है स्तंभ 1 में दिए गए सिंड्रोम को स्तंभ 2 में दिए कैरियोटाइप से मेल करते हुए उत्तर का चयन कीजिए, है ना। आपको ये बताना है कि कौन किसके साथ है, तो 75 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। सही नहीं है बताना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ट्राइसोमी 21 के साथ में नहीं है, गलत है ये। बाकी एडवर्ड्स सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 18 के साथ है। पटाउ सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी 13 के साथ में, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY। ओके। निम्न में कौन सा समूह समतापी प्राणियों का है, आपको ये बताना है इनमें से समतापी प्राणी कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन ए वैल, कबूतर और चमगादड़ जो होते हैं वो समतापी प्राणी हैं। क्वेश्चन नंबर 77, संघों के नाम युक्त सूची फर्स्ट को संरचनायुक्त सूची सेकंड से मेल करे तथा सही उत्तर का मतलब सही उत्तर बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 77 में ऑप्शन सी करेक्ट है, मतलब जो पोरीफेरा है
वो उसके अंदर कीटाणु प्लेटी हेलमिन्थीस के अंदर आता है, ज्वाला कोशिकाएँ निमेट हेलमिन्थीस के अंदर ऑप्शन थर्ड, फास्मिड्स और कॉर्डेटा के अंदर ऑप्शन 6 पश्चगुद बुच। ठीक है, ये संरचनाओं के नाम दे रखे थे और इधर संघ के नाम दे रखे थे। तो जो पोरीफेरा संघ है उसके अंदर जो जीव वगैरह आते हैं तो उसमें कैसी संरचनाएं देखने को मिलती है, तो उनमें कीटाणु देखने को मिलता है। प्लेटी हेलमिन्थीज के अंदर जो है वो ज्वाला कोशिकाएं देखने को मिलती है। निमेट हेलमिन्थीज के अंदर जो है वो फॉस्मिड्स देखने को मिलते हैं। और कॉर्डेटा के अंदर जो है वो पश्चगुद पुच्छ देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 के अंदर आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, तो इसमें लाइपेज आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो वसा का पाचन करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको गलत बताना है इसमें से। तो 79 में ऑप्शन सी त्रिकपदी पर्दी कपाट मिट्रल कपाट ये सुमेलित नहीं है। उसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन मतलब देखा जाए तो करेक्ट है। आपको तो पढ़ लेना चाहिए कि प्लीहा जो है बिलरुत रज्जु, सिरोआलिंद गांठ गति निर्धारक होता है, थेवेशियन कपाट जो होता है मानव हृदय के दायां आलिंद में होता है। क्या पता अगली बार घुमा फिरा के यहीं से कोई सवाल पूछ ले, है ना। तो ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 80, एंड्रोजन का श्रावण करती है। तो एंड्रोजन का श्रावण कौन करती है, तो लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन का श्रावण होता है। मनुष्य में जीवाणुवीय रोग है, जीवाणुवीय रोग कौन सा है, तो ऑप्शन बी टाइफाइड, प्लेग, टाइफस ये जो होते हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए, आपको सही सेट बताना है इसमें समजात अंगों का। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा वैल के मीन पक्ष संग एनिलिडा एवं मोलस्का की योजक कड़ी है। तो योजक कड़ी ऑप्शन बी नियोपिलाइना। मूंगा सेल के किस कीट से प्राप्त होता है, तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, एंथीरिया असामा। यंग के एक द्विझिर्री प्रयोग में झिर्रियों के मध्य दूरी 1 mm और पर्दे के बीच 1 mm है। एक 500 nm तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश के लिए तीसरे निम्नलिखित की मध्य आई थिंक ऊंचा ही पूछिए, सेंट्रल मैक्सिमा पूछा गया है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन 85 के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है। ये फिजिक्स के सवाल आए साहित्य, तो ढंग से देखना। या बायो में ऐसे घुमा फिरा के सवाल पता नहीं, जब अपन बायो पढ़ेंगे तब बता दूंगी। ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम इसके अंदर 86 के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, म्यू बराबर 10 IP। और 87 के अंदर एकल छिद्र फ्रानहोफर विवर्तन में यदि छिद्र की चौड़ाई घटा दी जाए तो निकटवर्ती निम्नलिखित आएंगे। तो इसके अंदर 87 के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, दूर होंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की अधिकतम तरंगदैर्घ्य होती है। देखो मैंने आपको पढ़ाए थे ना बामर श्रेणी, ये श्रेणी वो श्रेणी, उसमें अपन ने एक टेबल देखी थी। आपने अगर किसी ने नहीं देखा है तो केमिस्ट्री की जो लेक्चर 1 की वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, उसमें मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई है। बामर लाइमर श्रेणी जितनी भी होती है, हुंड फुंड जो भी है, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, तो वो देखना। उसके अंदर मैंने बताया था कि लेमड़ा की वैल्यू किसके लिए क्या होती है, तो वहीं से उसी टेबल से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि बामर श्रेणी के लिए क्या होती है। क्या पता अगली बार लाइमर श्रेणी के लिए पूछ ले, कुछ पता थोड़ी है एग्जामिनर का। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है ताकि आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, 1216 एंगस्ट्रॉम। तो जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की कितनी हो जाती है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, 4 गुना। हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यूटेरियम नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन है 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखे। इस नाभिक के लिए द्रव्यमान शक्ति का मान
होगा। इसमें मास डिफेक्ट बताना है। मास डिफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो आपको ने नहीं कराया तो ये ज़रूर करना जब भी आप ये पढ़ो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नाभिक में न्यूट्रॉन के क्षय से जब लिथियम को किसी कण से टक्कर दी जाती है तो दो अल्फा कण उत्पन्न होते हैं। टकराने वाला कण है, तो टकराने वाले कण में ऑप्शन भी करेक्ट है, प्रोटॉन। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी 50 हर्ट्ज मुख्य आवृत्ति पर कार्य कर रहा है। इसकी रिपल की मूल आवृत्ति होगी। आपको ध्यान होना चाहिए कि आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, 50 हर्ट्ज। परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, आदर्श अचालक। क्योंकि इसमें शुद्ध जर्मेनियम और शुद्ध सिलिकॉन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे अशुद्ध आ जाता ना तो फिर वो अर्धचालक में चले जाते। आपने पढ़ा होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये उन्हीं में से है। दिए हुए चित्र में लॉजिक गेट दर्शाता है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, और गेट को। अच्छा, हमने क्या बात है, शतक पूरा कर लिया क्या? नहीं किया अभी। मैं यही सोचूं क्वेश्चन कहाँ गया 100 वाला फिर। तो 97 में दरवाज़ों में हैंडल जो है दरवाजे के कब्जों से अधिक दूरी पर बाहरी किनारे पर लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि दरवाज़ों को आसानी से खोलने के लिए अधिकतम बल आघूर्ण लगाने के लिए, ठीक है, इजीली दरवाजे खुल जाएं। कहने का मतलब ये है। आप ये जो फिजिक्स का पहला टॉपिक है ना, ये सवाल वहाँ से पूछा गया है, उसमें एप्लीकेशन पार्ट में बताया गया था। तो दो कणों की निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 व दूसरे का m2 कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो। ये क्वेश्चन इतने कैसे कट रहे हैं, आई डोंट नो। दो कणों के निकाय की अवधारणा कीजिए जिसमें एक कण का द्रव्यमान m1 व दूसरे का m2 कण को द्रव्यमान केंद्र की तरफ d दूरी से खिसकाया जाए तो दूसरे कण को कितनी दूर, जिससे निकाय का द्रव्यमान केंद्र अपरिवर्तित रहे। सॉरी बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस कट रहे हैं। मैं ट्राई करूँगी कि है ना, जिस पीडीएफ में कट नहीं रहे हों वो पीडीएफ अपने ग्रुप पे शेयर कर दूँ। बाकी आप लोगों के पास होगी, सब जुगाड़ू आदमी कहीं ना कहीं से तो कबाड़ ही ली होगी ना पीडीएफ। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। क्योंकि अब मैं ओनली इन एक दो सवाल के चक्कर में यार पूरी वीडियो तो नहीं बना सकती, समझा कीजिए, टाइम लगता है हर चीज़ में, तो आप इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 99, एक वर्ताकार चकती जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है और आपसे पूछा है जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी जो फिजिक्स का सिलेबस में देखना पहला टॉपिक दे रखा है ना, वहाँ से सवाल आया हुआ है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है। और 2 सैंपल्स ए एंड बी, किसी गैस के दो नमूने ए व बी प्रारंभ में एक ही तापक्रम व दाब पर है, उन्हें संपीड़ित V से V/2 किया जाता है। संपीड़ित का मतलब होता है कंप्रेशन, मतलब उसके वॉल्यूम को कम कर दिया। पहले वॉल्यूम V था, फिर उसके बाद में V/2 कर दिया। तो ए को समतापी तरीके से व बी को रुद्रोष्म तरीके से। समतापी मतलब आइसोथर्मल, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। रुद्रोष्म मतलब एडियाबैटिकली, जहाँ पे ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब आपने थर्मो में पढ़ा होगा सराउंडिंग और सिस्टम के बारे में, तो ये वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप है। तो उसमें पूछा है कि संपीड़ित के बाद में अंतिम दाब क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो मुबारक हो, शतक पूरा कर दिया। अब आगे के 50 क्वेश्चंस भी फटाफट देख लेते हैं ताकि एक पेपर ख़त्म हो अपना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 101, जब किसी गैस पर 20 जूल कार्य किया जाता है तो 40 जूल ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा 70 जूल थी तो इसकी अंतिम आंतरिक ऊर्जा है। अब से अंतिम आंतरिक ऊर्जा पूछिए, इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है। मेरी एक बात ध्यान रखना, जहाँ से एज इट इज़ सवाल तो मिलने वाले नहीं है, बट जहाँ से सवाल पूछे हैं, जिन टॉपिक से पूछे गए हैं, आपको वो अच्छे से तैयार करना है। इसका मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप किसी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको लगे अरे ये सवाल तो मैंने वहाँ पढ़ा था, उस पेपर में पूछा गया था, तो आई थिंक इसको और अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। इससे अपन को आइडिया लगता है कि ये वाला टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे जड़त्व आघूर्ण से सवाल था, मास डिफेक्ट से था, तो ये वाले टॉपिक्स तो आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, एक आदर्श ऊष्मा इंजन में कार्नोट प्रक्रम 227
डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच निष्पादित होता है। उच्च ताप पर ये 10⁻⁴ जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। ऊष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होती है, इसमें आपको ऊष्मा की मात्रा पूछी है। ये भी थर्मो का सवाल है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103, दो समान ताप के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की दक्षताएं होती हैं। इसमें आपसे दक्षता पूछी गई है ना, एफिशिएंसी। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, बराबर होती है। सरल आवर्त गति में किस विस्थापन पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का मान समान होता है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है कि जब एक्स की वैल्यू +-a/√2 होती है ना, तब इक्वल हो जाता है। एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी ज़मीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई क्रमशः से 0.75 मीटर व 2 मीटर है। उसकी अधिकतम चाल होगी, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, एक 5 किलो का गट्टा है, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक दे रखा है आपको, जोड़ा जाता है तो क्षैतिज सतह पर बिना घर्षण के गति करता है, जैसा चित्र में दिखा रखा है। आपसे गट्टे का दोलन काल पूछा है ना, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 7, गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल के वर्ग तथा गैस के परम ताप के मध्य सही संबंध है। आपको इसमें कर्व पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, ये वाला। एक ध्वनि स्रोत का वेग जब एक स्थिर प्रेक्षक को ध्वनि की आवृत्ति दुगनी महसूस हो, तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो एक समान नलियों ए व बी में नली ए के दोनों सिरे खुले हैं व नली बी का एक सिरा व बी की मूल आवृत्तियों का अनुपात होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, 2:1। एक आवेश Q एक घन में परिबद्ध है, उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है ना। तो 110 के अंदर ऑप्शन बी। 3 आवेश दे रखे हैं आपको, और 3 आवेश +4Q और Q एक L लंबाई की सीधी रेखा पर क्रमशः 0 L/2 L दूरी पर स्थित है। Q का मान क्या होना चाहिए कि Q पर लगने वाला परिणामी बल जो होता है वो 0 हो जाए? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, -Q होना चाहिए। 112, एक आवेशित तेल की बूंद 3 × 10⁴ एम इनवर्स के समान क्षेत्र में लटकी हुई है। वह न तो नीचे गिरती है और न ही ऊपर उठती है। तेल की बूंद पर आवेश है, आपसे आवेश की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच प्रभावी प्रतिरोध है, ऑप्शन बी। एक विभवमापी तार को एक सतत वोल्टेज 3 वोल्ट लगाया जाता है, तो 1.08 वोल्ट विभव 216 सेंटीमीटर की लंबाई पर विभवांतर से संतुलित होता है। विभवमापी की कुल लंबाई पूछी आई थिंक आपको, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। 115, क्या हम तांबे के तार का उपयोग विभवमापी तार के रूप में कर सकते हैं क्या? और कर सकते हैं तो क्यों, और नहीं तो क्यों, आपको ये बताना है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है एवं प्रतिरोध का ताप गुणांक बहुत अधिक होता है। विभवमापी वोल्टमीटर की तुलना में विभवांतर अधिक शुद्धता से नपता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, यह भारी परिपथ से धारा नहीं लेता है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि पीले प्रकाश के एकवर्णी स्रोत को एक लाल प्रकाश वाले मतलब एक लाल प्रकाश वाले स्रोत से रेड वन लाइट देन फ्रिंग विथ व्हील, आपको इसमें ना चौड़ाई पूछी गई है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, बढ़ जाएगी। बॉयल के नियम का सही निरूपण है। बॉयल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सोच ही नहीं थी आपको पढ़ाऊंगी तब ये इंपॉर्टेंट लगवाऊंगी, पर ये ऑलरेडी आ चुका है। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन ये। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, पीवी कर्व ऐसा होता है कि जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता जाता है। आप खुद सोचो, किसी भी चीज़ को आप दबाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा ना, है ना। आप स्पंज का टुकड़ा ले लो, आपने सबने बचपन में ये तो करा ही होगा, डस्टर होता था ना, डस्टर के वो जो येलो वाले डस्टर की बात कर रही हूँ, जो ब्लैक बोर्ड के टाइम पे यूज़ आता था, उसमें वो स्पंज जैसा होता था, उसके साथ तो बहुत खेले हैं। उसको हाथों से दबाओगे, प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। और अगर प्रेशर नहीं लगाओगे तो वो फूल जाता है आराम से,
स्पंज वाली बोल का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो 119 देखते हैं। गैसों के गतिज ऊर्जा सिद्धांत के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको गलत बताना है, ऑप्शन सी। बाकी इसके अंदर तीनों सही है, ठीक है। अणुओं के मध्य टक्कर होने पर ऊर्जा की हानि होती है, यही गलत है। 120 के अंदर पृष्ठ तनाव की इकाई है, आपसे सरफेस टेंशन की यूनिट पूछी गई है, तो ऑप्शन डी नैनोमीटर इनवर्स। 121 द्रव के प्रवाह के आंतरिक प्रतिरोध को कहते हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध को श्यानता कहा जाता है, ठीक है। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण है, इसका क्या रीज़न है कि वो गोल गोल होती हैं? इसलिए नहीं कि वो अच्छी लगती हैं, उसका भी एक रीज़न है पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123, कमरे के ताप पर सोडियम काय केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके लिए एक ही वैल्यू दे रखी है और सोडियम का भार भी दे रखा है। सैद्धांतिक घनत्व पूछा है आपसे, मतलब डेंसिटी पूछी गई है, ये सॉलिड स्टेट से सवाल है। ऑप्शन ए आएगा इसमें। किस तरह की त्रुटि में अंतरकाशीय स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है, ये भी सॉलिड से सवाल है, इसके अंदर भी ऑप्शन ए करेक्ट है, फ्रैंकल त्रुटि। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सोडियम आयन की समन्वय संख्या, आपसे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो 125 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, 6। निम्न में से कौन सी स्थिति आदर्श विलयन के लिए सही नहीं है, तो इसके अंदर ऑप्शन डी विलेय का आयनीकरण कम होना, ये सही नहीं है। बाकी तीनों आदर्श विलयन के लिए सही है कि वो राउल्ट्स के लॉ का पालन करते हैं। मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और मिश्रित करने पर एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। डेल्टा वी और डेल्टा एस दोनों बराबर 0 रहते हैं आदर्श विलयन के लिए, ठीक है। 1 मोल NaCl के 1000 ग्राम जल युक्त विलयन में NaCl की मोल भिन्न है, आपसे इसमें मोल भिन्न पूछिए तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 0.0177। राउल्ट्स के नियमानुसार एक विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है। 128 के अंदर ऑप्शन डी विलेय के मोल भिन्न के। 129 के अंदर 250 ml 0.1 m विलयन बनाने के लिए NaOH के कितने ग्राम की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है, 1 ग्राम। हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है, इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेनॉन। नीचे दिए गए यौगिकों को उनकी घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होगी इसकी, उसके बाद में होगी सेकंड की, उसके बाद में होगी थर्ड की। ये क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये अपन पढ़ेंगे। ये ऑर्गेनिक में आते हैं, एसिडिटी और बेसिसिटी वगैरह, जब अपन वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आपको ये तो पता ही होगा, ये फिनॉल है ना। देखो मैं अभी समझा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। एसिडिटी का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है ना OH के साथ में, ये कितना इजीली रिमूव हो सकता है ना। तो NO2 जो होता है ना, उसका -m इफेक्ट होता है और -I भी होता है। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, है ना। ये जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा उतना ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा ना, उनके इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि यहाँ से रिंग की तरफ जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो है इजीली निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो होता है वो वीक हो जाएगा। समझ में आई बात। बट क्या होता है ना कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है ना, और CH3 का इफेक्ट होता है +I, तो CH3 का +I, एक सेकेंड, +I इफेक्ट होता है और +H इफेक्ट होता है। इस वजह से क्या होता है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है रिंग में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास में कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, मतलब रिंग से आ रहे हैं, तो वो हाइड्रोजन से कम लेगा। जब इसके पास में ज़्यादा कमी होगी मान लो इलेक्ट्रॉन की, तभी तो ज़्यादा खींचेगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मिल रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन से कम लेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स कम लेगा ना, तो ये बॉन्ड जो है इजीली नहीं टूटेगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। और इस पर कोई सा भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, NO2। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं फिनॉल पे अगर लगे हो तो। और ये वाला जो है वो सिंपल फिनॉल है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे CH3 वगैरह लगे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एसिडिटी को कम कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। निम्नलिखित कथनों में से अणुओं के अनुनाद संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आई थिंक सही ही पूछा है, नहीं, नॉट करेक्ट।
गलत पूछा है भाई साहब। तो 132 के अंदर ऑप्शन 132 के अंदर क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, इनमें समान आबंद होते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। 133 एथेन के संतरित स्वरूपण के विषय में सही कथन चुने। तो आपको इसमें ये बताना है सही कौन सा है। ऑप्शन बी, ग्रस्त माने एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, तो वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। मोर स्टेबल, एक सेकेंड, मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, हाँ सही बात है। जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होती है ना वो ज़्यादा स्टेबल होती है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन से, क्योंकि क्या होता है ना कि स्टैगर्ड के अंदर ना, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे होता है स्टैगर्ड में, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे होते हैं, मतलब इनमें रिपल्सन बहुत कम होता है, जबकि एक्लिप्स्ड में क्या होता है, ऐसे होते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। समझ रहे हो? आपने केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो आप ये समझ जाओगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ और क्या बना रही हूँ, है ना। ये थोड़ा अच्छे से नहीं बना है पर आप समझ लेना। तो एक्लिप्स में क्या होता है ना कि यहाँ पे स्ट्रेन हो जाता है यहाँ पे जो भी होंगे उनके बीच में, और यहाँ पे क्या ये लोग दूर दूर रहते हैं तो रिपल्शन कम होता है। इस वजह से स्टेगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है इथीन की, और जो एक्लिप्स फॉर्म होती है वो कम स्टेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन है। तो इसके अंदर ऑप्शन 134 में ऑप्शन ए करेक्ट है। 135 योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता। तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। तत्वों कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर के परमाणु आकार का सही क्रम, आपसे परमाणु आकार का सही क्रम पूछा है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, मुख्य क्वांटम संख्या को। उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा वाला तत्व है। ये जो सवाल है वो आज वाली वीडियो में से आया है, 137 वाला। उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला तत्व है। इसमें इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी के बारे में बात हो रही है। ये अपन कल वाले लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी क्या होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह क्या होती है, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने आधा ही चैप्टर पढ़ाया है अभी आपको, आधा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट है, क्लोरीन। 139, निम्न तत्वों हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और क्लोराइन के लिए विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सवाल पूछा गया है। इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। P4 में PP बंधों द्वारा निर्मित कक्षकों में पाई गुण का प्रतिशत है। आपसे इसमें पाई गुण का परसेंटेज पूछा गया है, तो इसके अंदर ऑप्शन, ये वाला सवाल ना डिलीट हो गया था एग्जाम टाइम पे, ठीक है। आई थिंक इसमें मिस प्रिंटिंग है या ऑप्शंस गलत होंगे वो पता नहीं, पर ये डिलीट हो गया था तो इसका कोई आंसर ही नहीं है। अंतर हेलोजन यौगिक जो द्विलक संरचना में पाया जाता है वह है, ऑप्शन बी करेक्ट है, IC3। द्विलक संरचना मतलब डायमेरिक स्ट्रक्चर में। 142, मानव शरीर में जैविक क्रिया हेतु कौन सा पंप महत्वपूर्ण है? तो 142 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट है, सोडियम पोटेशियम पंप। पूर्णतः वियोजित NH4Cl का वाष्प घनत्व होगा, ऑप्शन भी करेक्ट है, NH4Cl का आधा। BF3 की अम्लीयता निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर समझाई जा सकती है? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट है, लुईस अवधारणा पर, ठीक है। जब हम एसिडिटी पढ़ेंगे तब हम ये सारी धारणाएं पढ़ेंगे, मतलब सिद्धांत के बारे में, तब बताऊंगी आपको डिटेल में। जल में अम्ल की कुछ मात्राएं मिलाए जाने पर जल का आयनिक गुणनफल, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 लीटर बफर विलियन में 0.01 m, मतलब m जो होता है वो मोलरता को डिनोट होता है, मतलब मोलरता प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। NH4Cl तथा 0.1 m NH4OH है। इसके लिए pKb का मान क्या है, ये pKb का मान 5 है, तो इसकी pH क्या होगी? आपसे इसमें इसकी pH पूछी गई है। ऑप्शन भी करेक्ट है, इसमें 10 आंसर आने वाला है। यदि किसी विलियन का pH 5.2 है तो इसका pOH होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विलियन बफर के रूप में कार्य करता है? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है,
अब एक बात सुनो मेरी बात, जैसे आपको यहाँ पे से आइडिया लग गया होगा कि यार पीएच पे बहुत सवाल आते हैं, बफर पे बहुत सवाल आते हैं, तो जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे इक्विलिब्रियम वाला, आई थिंक ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच वाला टॉपिक दे रखा है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। पीवाईक्यूज और इनका करने का मैं सेंस यही होता है कि आपको ये पता चले कि कहाँ से सवाल ज़्यादा पूछते हैं, है ना। किन्हीं दो गैसों के मिश्रण का कुल दाब है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों गैसों के आंशिक दाब का गुणनफल। आदर्श गैस के समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में निम्न में से कौन सा आर का गणितीय मान नहीं हो सकता। आर की वैल्यू तो बच्चा लोग आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू तो सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कैलोरी में दे रखी हो या जूल में दे रखी हो या अर्ग मोल में दे रखी हो। तो यहाँ पे ये आपसे पूछा है कि गलत कौन सा है ना, तो इसके अंदर ऑप्शन डी गलत है कि 8.314 वायुमंडलीय मॉल इनवर्स के इनवर्स, के यहाँ पे कैल्विन को डिनोट कर रहा है। इसके अलावा 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स ये सही है। 8.314 जूल मॉल इनवर्स के इनवर्स, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब मॉल इनवर्स के इनवर्स। आपको यूनिट ध्यान होना चाहिए, अगर किसी को यूनिट पता नहीं होगा तो उसका तो ये सवाल गलत हुआ होगा ना। तो कहीं कहीं जगह यूनिट भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, आपको छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देना है। अगर मान लो अगर किसी बच्चे ने ये पेपर दिया था 2018 वाला और अगर उसको यूनिट्स का ध्यान नहीं होगा तो उसका तो ये सवाल गया ना हाथ से, और अगर बाई चांस तुक्का मारा तो क्या होगा, नेगेटिव में नंबर लेके जाएगा, तो बस नुकसान ही नुकसान है। तो चलो अपना पेपर ये ख़त्म होता है, 2018 वाला पेपर चलो निपट गया। अब 2016 वाला पेपर देखेंगे हम। बाकी आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, पेपर ऑन टाइम होने के पूरे 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 क्या पूरे से पूरे ज़्यादा चांस हैं, जितने भी होते हैं ना 100% 200 जो भी है, पूरे चांसेस है कि ऑन डेट पे हो, और पेपर चाहे कभी भी हो, आपको तो अपनी तैयारी से मतलब होना चाहिए। तो अच्छे से पढ़ाई करो और मस्त रहो, और बताइए आपको चैनल सब्सक्राइब करके जाना है ना, जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों ने। बाकी कमेंट करना, लाइक करना वीडियो को, और अपने यार दोस्तों को भी बताओ कि थोड़ी बहुत उनकी भी हेल्प हो सके इसी बहाने, और अपना चैनल भी थोड़ा ग्रोथ कर सके हैं। अभी आपका, आप पढ़ते हो और मैं पढ़ाती हूँ तो ये अपना चैनल ही हुआ ना। चलो ठीक है, बाय बाय।